हर गुनाह का सच सामने आना जरूरी है। सीबीआई छोटी से छोटी जानकारी जुटाकर आरजी कर हत्याकांड की हर सच्चाई को बेपर्दा करना चाहती है ताकि असली गुनहगारों तक कानून का शिकंजा जल्द पहुंच सके। अब डॉक्टर बिटिया से जुड़ी एक डायरी भी सीबीआई के हाथ लगी है। हैरानी की बात तो यह कि इस डायरी के कई पन्ने हैं ही नहीं। सवाल यह है, गायब पन्नों में क्या कोई राज छिपा था जिसे छिपा दिया गया है? यह डायरी कानूनी लड़ाई में अहम सबूत साबित हो सकती है। थ्री लेजर मैपिंग मशीन सीबीआई को सच के करीब लाने के लिए अपना काम कर रही है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज का, चाहे वो सेमिनार हॉल हो जहां लेडी डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई, या फिर पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष हो जिस पर कई तरह के पहले भी आरोप लगे, सब कुछ अब सीबीआई के रडार पर है। इस बीच सीबीआई को एक ऐसी डायरी हाथ लगी है जिसमें बंगाल के निर्भया अक्सर अपने साथ होने वाली घटनाओं का जिक्र करती थी। हैरानी की बात यह है कि इस डायरी के कई पन्ने गायब हैं। सूत्रों के मुताबिक ये डायरी मृतक के लाश के पास मिली थी। सूत्रों के मुताबिक आमतौर पर हर डॉक्टर के पास एक डायरी होती है जिन पर दवाइयों के नाम लिखे होते हैं। शक है कि इस डायरी में अस्पताल से जुड़े अहम राज हो सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है अब सीबीआई के लिए, क्योंकि इन जो मृता जो लड़की है, ये गुजरा हुआ जो लड़की है, इनके पास से जो डायरी मिली है उस डायरी में कुछ पन्ने एकदम नहीं है। कहां गया है वो पन्ने, यही खोज रहा है सीबीआई। गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर बनने का सपना अधूरा छूटने वाले बेटी के पिता ने चौंकाने वाला बयान दिया है जिसमें उन्होंने अपनी बेटी के शव को लेकर भी अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि अस्पताल से निकले 3 शवों में से उनकी बेटी के शव को पहले अंतिम संस्कार कर दिया गया। क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में। उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। सीएम अपने रास्ते में नाम उतार के जस्टिस मांगता है, फिर जो जनरल पब्लिक है उसमें जब जस्टिस मांगता है उसको बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या इसके सब क्या बात है? हम लोग तो इसके लिए बहुत दुख आ गया। डॉक्टर बेटी के पिता ने ममता के भरोसे और मुआवजे की रकम को लेने से भी इनकार कर दिया है। आपको याद दिला दे कि अस्पताल में काम कर चुके कर्मचारी पहले भी अस्पताल की कार्यशैली पर सवाल उठाते रहे हैं। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। सीबीआई ने डायरी अपने कब्जे में लेने के साथ कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी जुटाए हैं। 2 ऑफिसर्स यहाँ आए हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि यहाँ सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स चारों तरफ घिरे हुए हैं क्योंकि यहाँ सामने किसी को नहीं जाने दे रहा है। और यहाँ जो डिजिटल जो स्कैनिंग मशीन है उससे यहाँ का तस्वीरें ले रहा है। 3D पिक्चर कलेक्ट कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस है। ये कोर्ट में सबूत पेश करेंगे सीबीआई की टीम। सीबीआई सबूत इकट्ठा कर रही है तो बंगाल में सियासत चरम पर पहुंच रही है। पुलिस जांच पर सवाल उठाने वाले टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय को भ्रामक सूचना देने के आरोप में खुद बंगाल की पुलिस ने नोटिस भेजा है। तो रेप पीड़ित डॉक्टर की पहचान बताने के आरोप में कोलकाता पुलिस बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी को समन दे चुकी है। आज भी इंसाफ की लड़ाई के लिए जूनियर डॉक्टर सड़कों पर उतरे हुए हैं। खास बात यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले की गंभीरता समझते हुए मंगलवार को 3 जजों की बेंच में सुनवाई करने का फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 9 अगस्त की सुबह आरोपी संजय रॉय अस्पताल से बाहर निकला और बैरक में जाकर चुपचाप सो गया। उसने ऐसे दिखाया मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। आरोपी संजय जिस तरह से सीबीआई के सवालों का जवाब दे रहा है उससे खुद जांच एजेंसी हैरान है। अब उसका असली दिमाग पकड़ने के लिए सीबीआई ने खास टेस्ट करवाया ताकि हैवानियत के 35 मिनट का एक सच सही से बाहर आ सके। कोलकाता के निर्भया रेप और हत्याकांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय बेहद शातिर है, क्योंकि सेमिनार हॉल में 35 से 40 मिनट के भीतर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सीबीआई जो कुछ जानना चाहती है वो हैरान कर देने वाले अंदाज में खुलासे कर रहा है।
संजय रॉय जिस तरह माइंड गेम खेल रहा है, सीबीआई को आखिरकार उसके दिमाग को पढ़ने के लिए खास तरह का टेस्ट कराना पड़ा है, क्योंकि अब तक सीबीआई उसके किसी भी बयान से संतुष्ट नहीं दिखती। सीबीआई इस बात को लेकर भी हैरान है कि इतनी बर्बरता करने के बाद भी आरोपी इतना सामान्य बर्ताव कैसे कर सकता है। दरअसल जिस तरह वो 9 अगस्त की सुबह होने से पहले ही मेडिकल कॉलेज में हुए हत्याकांड के बाद सोने के लिए बैरक में लौटा, उसने ऐसे जताया कि कोई बड़ा अपराध हुआ ही नहीं। संजय रॉय की साइकोलॉजी को समझने के लिए साइकोलॉजिकल एनालिसिस टेस्ट किया जा रहा है। दिल्ली से इसके लिए मनोचिकित्सकों का एक टीम सीबीआई के जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स ये जो दफ्तर है यहाँ पहुंच चुके हैं और ऑलरेडी ये साइको एनालिसिस टेस्ट शुरू किया गया है। आपको बता दें, ये साइको एनालिसिस टेस्ट इस तरह का एक टेस्ट है जिससे आरोपी का जो आदत है, उनकी जो मनोदशा है, इसके बारे में जानकारी मिल सकती है और इसके साथ साथ उसकी जो बिहेवियर है उसका भी पूरी तरह से विस्तृत रूप से जानकारी मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक संजय रॉय के फोन से आपत्तिजनक कंटेंट मिले हैं, जिनमें अश्लील वीडियो भी शामिल हैं। आखिरकार सीबीआई आरोपी संजय के दिलो दिमाग को खोलकर सब कुछ जान लेना चाहती है। मतलब ये कि खास किस्म का टेस्ट उसकी साइकोलॉजी जानने के लिए करना पड़ा। साइकोलॉजिकल टेस्ट में 5 एक्सपर्ट की टीम भी शामिल की गई। आपको बता दें कि इस टेस्ट से आरोपी की मानसिकता, उसके व्यवहार संबंधी गुणों को वैज्ञानिक तरीके से समझा जाना है। सीबीआई ये भी जानना चाहती है कि आरोपी स्प्लिट पर्सनैलिटी से ग्रसित तो नहीं। टेस्ट के दौरान व्यक्ति को अस्पष्ट उत्तेजनाओं जैसे स्याही के धब्बे और इसी तरह के चित्र प्रतिक्रिया देने के लिए दिखाए जाते हैं, जिसके माध्यम से उसके अचेतन मन के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। जांच एजेंसी ये भी जानना चाहती है कि क्या इस जघन्य हत्याकांड में एक से ज्यादा लोग शामिल थे। दरअसल ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरह की हैवानियत के बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया, उसको समझने के लिए ये टेस्ट बेहद जरूरी है, क्योंकि पूरा देश एक एक सच जानना चाहता है और आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाना चाहता है। सीबीआई को अभी तक की अपनी जांच में उन दावों की सच्चाई को लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, जिसके बारे में पीआईएल के आधार पर कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ममता दीदी के राज में महिलाओं से हैवानियत, बर्बरता, क्रूरता की कहानी लगातार लंबी होती जा रही है। कभी संदेश खाली, कभी दिनाजपुर और अब नंदीग्राम। महिलाओं के साथ होता अत्याचार अंतहीन होता जा रहा है। नंदीग्राम में एक महिला को 300 मीटर तक दौड़ाते हुए पीटा गया। जख्मी हालत में जैसे तैसे महिला अपनी जान बचा पाई। सवाल है, क्या बंगाल में ऐसे ही चलेगा? क्या अपराधियों में कानून का डर कभी होगा? ये पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ होने वाली वो तस्वीरें हैं जहां की मुख्यमंत्री भी एक महिला है। लेकिन महिलाओं के साथ हो रही बर्बरता की तस्वीरें रोज बदल रही हैं, नई नई आ रही हैं। कोलकाता के आरजीकर हत्याकांड का मामला अभी उलझा ही पड़ा है। इस बीच पूर्वी मेदिनीपुर के नंदीग्राम में एक महिला को निवस्त्र कर दौड़ा दौड़ा कर पीटने की घटना सामने आई है। इस घटना के सामने आने के बाद जमकर बवाल मचा हुआ है। आरोप यह है कि गोकुल नगर में महिला को बांस से पीटकर 300 मीटर तक दौड़ाया गया। आपको बता दें कि बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी इसी क्षेत्र से विधायक हैं। टीएमसी की 8 सदस्यों की टीम अब नंदीग्राम जाकर हालात का जायजा लेंगे। पिछले साल भर के भीतर आज भी 2 तस्वीरें अब तक कोई नहीं भूला होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ होने वाली बर्बरता इससे आगे निकल चुकी है। साल 2023 में संदेश खाली में भी महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न करने का आरोप शाहजहां शेख पर लगा था, जिससे पूरा शहर कांपता था। तब भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को केस सौंपा था। वर्ष 2022 में हंसखाली रेप हत्याकांड भी कोई नहीं भूला होगा। 14 साल की मासूम के साथ नदिया जिले के हंसखाली में बर्बरता हुई थी। ठीक इसी तरह आज भी कोलकाता में एक ट्रेनी लेडी डॉक्टर के हत्याकांड के बाद बंगाल की कानून व्यवस्था पर से पूरे देश का भरोसा उठ रहा है।
आज की निर्भया यानी मृतका लेडी डॉक्टर की मां का बयान बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। कोलकाता पुलिस की पोल खोलती है। উনি আমাদের সঙ্গে কোনো সহযোগিতা করেননি, বরং কেসটা মানে পুরো যাতে তাড়াতাড়ি করে মিটিয়ে দেওয়া যায় সেই চেষ্টাই করছিলেন। যেরকম তাড়াতাড়ি পোস্টমর্টম হয়ে যাবে, তাড়াতাড়ি বডি নিয়ে পুড়িয়ে দেবেন, এরকম চেষ্টা করছিলেন। अब इस तरह की घटना दोबारा न हो उसको सुनिश्चित करने के लिए आज भी सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है। कोलकाता की लेडी डॉक्टर की रेप और मर्डर की घटना को लेके फिर से नई तरीके से कोलकाता में टेंशन शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं अभी हम लोग मौजूद है सॉल्ट लेक में। सॉल्ट लेक जो स्टेडियम है उसके नजदीक दरअसल आज यहाँ पे कोलकाता में युवा भारती क्रीड़ांगन में मोहन बागान और ईस्ट बंगाल का डुरांड कप होने वाला था, पर इस घटना को आरजीकर की घटना को लेके कुछ लोग यहाँ पे झमेला कर सकता है ऐसा इनपुट पुलिस के पास था, जिसके वजह से पुलिस ने आज ये मैच कैंसिल कर दिया। न्याय की मांग हो रही है। यहाँ तक कि फुटबॉल मैच देखने की बजाय कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में आरजीकर कांड को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। ड्यूरंड कप का मैच तक कैंसिल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। क्या है पूरा मामला और क्यों कांग्रेस इसे बदले की सियासत बता रही है, देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार हिंसा मामले में गिरफ्तार विधायक देवेंद्र यादव को 3 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने शनिवार को भिलाई निवास से कांग्रेस विधायक को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें बालोदा बाजार कोर्ट में पेश किया गया। इस गिरफ्तारी के बाद से छत्तीसगढ़ की सियासत अब अपने चरम पर पहुंच गई है। आज जिस ढंग से देवेंद्र यादव को गिरफ्तार करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने रचा है, ये अत्यंत ही दुखद है। बलौदा बाजार में हुई घटनाएं न सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए वरन पूरे देश के लिए एक ऐसी घटना है जिसमें पूरे समाज को झकझोर दिया है, खास करके सतनामी समाज को। एक तरफ जहां कांग्रेसी गिरफ्तारी का विरोध कर इसे बदले की भावना करार दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि पुलिस की कार्रवाई बिल्कुल सही है। अब पुलिस अपना काम कर रही है, कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है। विधायक है देवेंद्र यादव, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। पुलिस सोच समझ के काम कर रही है। भैया, श्वेत ध्वज जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे बाबा गुरु घसीदास जी के शांति के संदेश का प्रतीक है। बलौदा बाजार जैसी घटना के साथ जोड़ना, यानी कि एक समाज को उस घटना से जोड़ना, ये बहुत गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। असामाजिक लोगों ने किया है सब कुछ। समाज पवित्र पावन है, समाज ने कभी ऐसा न सोचा न किया है। बड़ी घटना हुई थी, इसलिए पुलिस को जांच में सहयोग करना चाहिए। अब कांग्रेस इस गिरफ्तारी के विरोध में कई तरह की रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। माना यह जा रहा है कि 20 अगस्त को होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक में चर्चा का एक अहम मुद्दा ये भी रहने वाला है। देखना होगा कि फिलहाल इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ की राजनीति और कितना गरमाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। किसने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। आप अपनी कमजोरी छिपाने के लिए, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इतनी बड़ी घटनाएं घटी, उसको आप लिपापोती करने के लिए क्या कांग्रेस के ऊपर दोषारोपण करेंगे आप? ये कहां का न्याय है? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। ये भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष, उनका आप बयान देखेंगे कि अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती उग्र, जिसमें कोई अपराध नहीं किया है, ऐसे निरपराध व्यक्ति के खिलाफ इतने सारे धारा लगाकर गिरफ्तार किए हैं। ये बेहद गंभीर मामला है। इस गंभीरता को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष ने 20 अगस्त को मीटिंग बुलाई है। आगे की रणनीति की तैयारी हम लोग करेंगे। हमारा पूरा परिवार देवेंद्र के साथ है। उसके साथ कोई भी अनहोनी बात नहीं होनी चाहिए। उसे जानबूझ के प्रताड़ित किया जा रहा है, तो कांग्रेस के विधायकों को किस प्रकार उसका विरोध करना है, हम उसके ऊपर तो बैठ के तय करेंगे। इसके अलावा भी जहाँ जहाँ आंदोलन होगा
अध्यक्ष जी ने जो कहा है उसमें सभी लोगों का सहयोग, समर्थन और साथ होगा। किसी प्रकार के इसमें कोई कोताही नहीं होगी। डिप्टी सीएम अरुण साव ने देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, बलौदाबाजार हिंसा पर पुलिस ने साक्ष्य के मुताबिक कार्रवाई की है। जो भी छत्तीसगढ़ की शांति सद्भावना को बिगाड़ेगा उसके खिलाफ कानून सख्त एक्शन लेगी। देवेंद्र यादव ने सतनामी समाज को भी बदनाम किया और पुलिस की कार्रवाई को भी रोका। कानून सम्मत कार्यवाहियां हुई है। एक तरफ संविधान हाथ में लेकर पुलिस को कार्यवाही से रोकते हैं, बार बार पुलिस द्वारा नोटिस देने के बावजूद अपना साक्ष्य देने के लिए नहीं आते हैं। ये बताता है न संविधान पे न कानून पर इनका भरोसा है, केवल और केवल राजनीति करना है। छत्तीसगढ़ की शांति और सद्भावना को जो भी बिगाड़ेगा कानून अपने हाथ में लेगा। निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा और यह कार्यवाही विशुद्ध रूप से पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर की है। और अब बात एमपी की, जहां सीएम मोहन यादव सरकार गौवंश संवर्धन और गौ सुरक्षा कानून को लागू करने की तैयारी में है। इस कानून के लागू होते ही मध्य प्रदेश में गौ तस्करों पर शिकंजा कसेगा, तो वहीं गौ वंशों की सुरक्षा के साथ सड़कों पर उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकेगी। मध्य प्रदेश में अब गो तस्करों की खैर नहीं। गोरक्षा के लिए सख्त हुए मोहन सरकार। एमपी के सीएम मोहन यादव ने गायों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून लागू कर दिया है। इस कानून से न सिर्फ गो तस्करी पर लगाम लगेगी बल्कि गायों की सुरक्षा भी बढ़ेगी। एमपी सरकार के नए कानून के मुताबिक गो तस्करों को 7 साल की जेल का प्रावधान रखा गया है। गो तस्कर के साथ साथ इसमें शामिल वाहन भी जब्त होंगे। आरोपी कलेक्टर कोर्ट के अलावा कहीं और याचिका नहीं लगा पाएंगे। इस कानून से गो तस्करों पर शिकंजा कसेगा और बीजेपी इस कानून के जरिए अपनी पीठ थपथपा रही है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी पर गायों के नाम पर राजनीति करने और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। जो मेन गाय है, गौ माता हुई या और दूसरी भैंस वगैरह भी रोड पे आती है, तो एक अच्छा काम किया जा रहा है, लेकिन उसमें जो ब्यूरोक्रेटिक सुधार करने की आवश्यकता है उसके लिए उन्होंने इंगित किया है। आज गौ माता को कहीं न कहीं आवारा पशु कहने का काम करी और इन्हीं की सरकार में जो बैठे हुए पूर्व विधायक उनने भी इस पे आपत्ति जताई है। स्पष्ट है कि गाय के प्रति संवेदना नहीं, गाय के प्रति नफरत भारतीय जनता पार्टी करते हैं। एक तरफ गायों की सुरक्षा के लिए कानून सख्त किया गया तो दूसरी तरफ बेजुबानों को बचाने की मुहिम भी तेज हो गई है। मोहन सरकार बीच सड़क पर खड़ी रहने वाले गोवंश की सुरक्षा के लिए भी कानून बनाने जा रही है, क्योंकि एमपी के कई शहरों में सड़क पर घूमते और सड़कों पर बैठे गोवंश हादसों का शिकार हो जाते थे। इसी से निजात दिलाने के लिए मोहन सरकार कड़े कदम उठाने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में अब कमी आएगी और मवेशियों के मौत के आंकड़े भी कम होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने एक हाई लेवल टीम का गठन किया है। 5 सदस्यीय टीम की एक कमेटी बनाई है जो कि मध्य प्रदेश में 15 दिन ये अभियान चलाएगी। सड़कों से मवेशियों को हटाया जाएगा। देखिए, सड़कों पर मवेशियों के बैठने से मध्य प्रदेश में कई बड़े सड़क हादसे हो रहे थे और कई लोगों की जान जा रही थी और मवेशियों की मौत भी हो रही थी। मवेशियों की सड़क पर मौजूदगी की वजह से मध्य प्रदेश में हादसे भी बढ़ रहे हैं और इंसानों को भी जान गंवानी पड़ रही है। मगर अब सड़कों से मवेशियों को हटाने की मुहिम 15 दिन तक चलेगी ताकि इन सड़क हादसों को टाला जा सके, जिससे इंसान और बेजुबान दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। आपको बता दें कि 2 साल पहले ही एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने देश के कुछ बड़े शहरों में सड़क हादसों पर एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें सामने आया था कि 58% सड़क हादसे आवारा पशुओं की वजह से होते हैं। मगर एमपी में अब गोवंश और इंसान दोनों की सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं, लेकिन फिलहाल इन इंतजामों का असर सड़कों पर देखने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। अनिल नागर, जी मीडिया, भोपाल।